ओके स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स चैप्टर 5 फोर्स लॉ एंड मोशन, है ना। जिसमें से हम लोग सेकंड लॉ पढ़ चुके थे। हम लोग को आज स्टार्ट करना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और आज हम लोग का चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं एक होमवर्क दी थी, मैं उसको बता देती हूँ। अगर जिस लोग से भी बन गया होगा अच्छी बात है, नहीं बना होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख के बना सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्सिलरेट्स ए बॉडी मैन M1 दो बॉडी है इसमें, M1 और M2 दो बॉडी है, ठीक है। दोनों बॉडी का मास अलग अलग है। एक का बॉडी मतलब M1 M2 सिर्फ हम लोग को आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया है, जिसका मास फोर्स उस बॉडी में लग रहा है 5 न्यूटन का। और सेकंड बॉडी जो M2 है उसमें मास जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो हम लोग को फाइंड करना है ना। लेकिन हम लोग को ये बता दिया है कि जो मास है ए बॉडी ऑफ 5 न्यूटन फोर्स बता दिया है हम लोग को, ठीक है। एस्किलरेट कर रहा है मतलब ए क्या है, M1 का जो मास है, एस्किलरेशन जो हो रहा है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एस्किलरेशन है। एंड एस्किलरेशन ऑफ ये सेकंड बॉडी का एस्किलरेशन बता दिया है 24। इफ द ऑब्जेक्ट आर टाइड, दोनों ऑब्जेक्ट को टाइड मतलब साथ में बांध के रखे हुए हैं, ठीक है, टाइड, देन दैट एस्किलरेट्स प्रोड्यूस बाय सेम फोर्स। तो दोनों को ही एस्किलरेट किए हैं, इसलिए 5 न्यूटन जो है वो दोनों का ही फोर्स लग रहा है, इसलिए एक ही फोर्स बताया था हम लोग को। लेकिन जो हमारा एस्किलरेशन था वो अलग अलग है। एस्किलरेशन M1 बॉडी का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, और M2 बॉडी का 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। लेकिन दोनों ही बॉडी को टाइड रखे हैं हम लोग, टुगेदर साथ में बांध के रखे हुए हैं, तो दोनों में ही फोर्स सेम लग रहा है 5 न्यूटन का। देन कैलकुलेट द एस्किलरेट प्रोड्यूस बाय सेम। तो दोनों बॉडी का मास फोर्स बता दिया है कि दोनों में ही सेम लग रहा है, लेकिन एस्किलरेट जब हम लोग टाइड करेंगे एक साथ बंध जाएगा तो एस्किलरेशन भी एक हो जाना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो हम लोग को एक एस्किलरेशन निकालना है। यहाँ दो एस्किलरेशन दिया है, M1 के लिए अलग एस्किलरेशन, M2 के लिए अलग एस्किलरेशन। लेकिन जब हम लोग उसको बांध देते हैं, टाइड कर देते हैं, तो एस्किलरेशन सेम हो जाना चाहिए। तो उस एक एस्किलरेशन को पूछ रहा है, अलग अलग नहीं, ठीक है। तो हम लोग को पता है फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन से कि मास और एस्किलरेशन का प्रोडक्ट ही होता है फोर्स, ठीक है। और जिस फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। तो फोर्स हम लोग को क्वेश्चन में बता चुका है, 5 न्यूटन है। मास एस्किलरेशन दोनों ही अलग अलग है अभी, है ना। तो फर्स्ट वाले के लिए हम लोग अभी बना रहे हैं। तो M1, इस मास को हम लोग M1, क्योंकि मास केजी में होता है इसलिए केजी, एस्किलरेशन मीटर पर सेकंड में स्क्वायर में होता है, और फर्स्ट वाले का एस्किलरेशन 8 है, इतना ठीक है। अब हम लोग यहाँ से मास निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास फोर्स भी है, एस्किलरेशन भी है। तो M1 को इधर ही छोड़ दिए, 8 को इधर ले आएंगे तो इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 5/8 kg आया हमारा मास, ठीक है, न्यूटन kg, क्योंकि न्यूटन भी इधर आया। और हम लोग अब उसी से सेकंड, फर्स्ट वाले का निकल गया, अब सेकंड वाला भी निकाल लेंगे। तो वैसे ही सेकंड वाले में भी फोर्स तो सेम है, सिर्फ एस्किलरेशन चेंज हुआ है। तो यहाँ पास M2 भी निकाल लिए, F जैसे इसमें F/8 किए थे वैसे इसमें F/24 कर लिए। तो हमारे पास फर्स्ट वाले का मास और सेकंड वाले का मास मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को बोला था क्वेश्चन में कि दोनों को टाइड रखे हैं, मतलब साथ में बांध दिए हैं दोनों ही बॉडी को, M1 और M2 को। तो दोनों ही बॉडी को जब बांधे हैं तो मास भी तो सेम हो गया। जैसे एक पेन के साथ में जैसे ये पेन मान लो 1 ग्राम का है, इसी में मैं एक पेन और चिपका दूं इसी साइज का, इसी ग्राम का, तो ये टुगेदर हो गया, टाइट टुगेदर, तो 2 ग्राम का पेन बन गया। वैसे ही दोनों का ही मास अलग अलग था, लेकिन दोनों को हम लोग साथ में बांध दिए, तो दोनों का मास एक बांध लिए हम लोग, है ना। इसीलिए हम लोग M1 प्लस M2 करेंगे। इफ बोथ ऑब्जेक्ट आर टाइड टुगेदर देन टोटल एस्किलरेशन M1 प्लस M2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही मासेस को हम लोग ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को बांध दिया, इसलिए प्लस कर दिए। M1 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे 5/8, और M2 का वैल्यू क्या निकाले थे 5/24। दोनों को सम किए, 8 और 24 का एलसीएम लिए, 24 आया। और उसके बाद 8 को 24 से डिवाइड किए तो क्या आएगा, ये वाला आप लोगों को आता होगा, नहीं आता है तो फिर भी एक बार बता देती हूँ। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 8 और 24 का 24 एलसीएम आएगा। 8 को 24 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो 3 आएगा। और उस 3 को जब हम लोग न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 5 3 15, फिर प्लस का प्लस। अब सेम प्रोसीजर इसमें भी, जैसे 8 को 24 से डिवाइड किया, अब 24 को 24 से, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर है, तो 1 आएगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम लोग का आंसर आएगा, हम लोग का आंसर आएगा यहाँ पास
तो हम लोग का आंसर आएगा यहाँ पास, देखो 24 को 24 से डिवाइड तो 1 किए, 1 आया, और उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5। तो 15 प्लस 5 20/24, ये एक मास मिल गया। अब क्योंकि दोनों को साथ माने थे तो दोनों का ही मास हम लोग m मान लिए, m1 m2 अब अलग अलग से नहीं हुआ, अब दोनों एक साथ टाइड है, तो अब दोनों मास एक बन गया। अब एक मास जो हम लोग उनका वैल्यू कितना है 20/24 kg का, अब वो टोटल मास बन गया। अब हम लोग को एक मास मिल चुका है तो हम लोग एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो एक्सीलरेशन अभी हमारा हम लोग चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, लेकिन हम लोग फोर्स लॉ एंड मोशन में सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या पढ़ते हैं, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला है। अब हम लोग को a निकालना है, तो a यहीं छोड़ दिए, f अपने प्लेस में है, m मल्टीप्लाई में डिवाइड में होगा तो m आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला अभी क्या बन गया हमारा सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स अपॉन मास। समझ गए कैसे आया फोर्स अपॉन मास? फोर्स का वैल्यू हमको तो बुक में क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 न्यूटन है, मास हम लोग अभी निकाले हैं 20/24 kg। अब वैल्यू बस हम लोग को सॉल्व करना है। तो 5/20 24 का रेसिप्रोकल होता है ना, जैसे देखो इसको कैसे लिखते हैं 5/20/24 है, तो 5 इसका मतलब डिवाइड होता है, ये डिवाइड 20/24 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग ये मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो राइट हैंड साइड वाला नंबर रेसिप्रोकल होता है, 24 ऊपर चले जाता है, 20 नीचे आ जाता है। तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, तो 6 आया। 6 न्यूटन केजी है ना, न्यूटन केजी, या फिर हम लोग को पता है कि केजी को हम लोग को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ रहे हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसलिए केजी का हम लोग मीटर लिख सकते हैं। और हम लोग को पता है ना, इसको छोड़ दो, अभी हम लोग को ये पता है कि एक्सीलरेशन का जो यूनिट होता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। 6 कहाँ से आया समझ में आ गया? तो ये आप लोगों का होमवर्क था जिसको मैं आज बता दी हूँ आप लोगों को। एक और होमवर्क था, ये तो शायद आप लोग सब बना लिए होंगे, फिर भी चलो एक बार बता देती हूँ। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फोर्स प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 4 मीटर पर, एक्सीलरेशन बता दिया है और हमको मास भी बता दिया है। तो हम लोग को पता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो हम लोग के पास मास भी है 6 kg और एक्सीलरेशन भी है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 6 4 जा 24, सिंपल बस मल्टीप्लाई करना है तो फोर्स निकल जाएगा। तो 24 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम लोग आसानी के लिए क्या लिख देते हैं, न्यूटन, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। तो फोर्स का आंसर क्या आया हमारा 24 न्यूटन। जब हमारा 6 kg का ऑब्जेक्ट है और उसमें हम लोग एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, यानी कि उस ऑब्जेक्ट में कितना हम लोग को फोर्स लगाना पड़ रहा है 24 न्यूटन का। तो यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग को देखना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब हम लोग का ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोशन है। बस फिर हम लोग का चैप्टर कंप्लीट, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अभी तक हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखे एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो इनर्शिया के जैसे ही था कि हम लोग जब तक उसको नहीं हिलाएंगे जाके, मतलब कुछ भी उसमें फोर्स नहीं लगाते हैं एक्सटर्नल फोर्स, तो वो नहीं हिलता है। सेकंड लॉ ऑफ मोशन तो हम लोग पढ़ चुके, F इज इक्वल टू ma, मतलब कि मास और एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट ही होता है फोर्स। ये हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन में देखे। अब देखना है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन का अपोजिट रिएक्शन होता है ना। जैसे हम लोग स्प्रिंग ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, स्प्रिंग कहीं बंधा रहता है, या फिर आप लोग में से ही कोई पकड़े हुए हो, तो अगर हम लोग इधर से स्प्रिंग खींचते हैं अपने ओर, है ना, तो स्प्रिंग भी हम पे फोर्स लगाता है। स्प्रिंग देखे हो ना, छोड़ते हैं तो अपने जगह में वापस चले जाता है, क्योंकि वो भी हम पे फोर्स लगा रहा है और हम भी उस पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी कि दोनों ही इक्वल फोर्स लगा रहे हो, तभी तो वो वापस अपनी जगह में इकट्ठा हो जाता है ना। तो इलास्टिसिटी भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर मान लो ब्लॉक कार्ट है, ठीक है, बैलगाड़ी, उसमें अगर बैठे हैं तो जो पहिया रहता है उसका, है ना, जो टायर जो उसमें पहिया लगे रहता है लकड़ी का, वो चलता है। ठीक है, अब उसमें आप लोग बैठे हुए हो, वो चल रहा है, तो आप भी उस पे फोर्स लगा रहे हो, वो इस पे फोर्स लगा रहा है अर्थ पे, तो अर्थ से वो राउंड होके आगे चलता है। ठीक है, तो वो जो जो हमारा जो बैल बंधा हुआ है आगे, वो उस ट्रॉली पे फोर्स लगाता है और ट्रॉली बैल पे, तभी उन लोग इक्वल फोर्स के कारण आगे बढ़ जाते हैं। जैसे एक नाव वाला उदाहरण ले लेते हैं, शिप वाला, है ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे इसमें खड़े हैं और जब हम लोग को बाहर निकलना रहता है तो एक पैर बाहर रखते हैं,
तभी तो बाहर आ सकते हैं हम लोग नाव से बाहर, है ना। शिप से बाहर कैसे आ सकते हैं? जब हम लोग एक पैर बाहर रखते हैं और एक पैर अंदर रखते हैं तो जो नाव रहता है ना, जो शिप, वो अपने जगह से थोड़ा सा मूव होता है पीछे, क्योंकि वो आप पर फोर्स लगा रहा है, मूव होता है, तभी आप लोग दूसरा पैर बाहर रख पाते हो। जैसे आप लोग सब देखोगे कैटेपुल, गुलेल, है ना, तो उससे कैसे करते हैं हम लोग? उसमें एक वो रखते हैं, स्टोन रखते हैं और उसको खींचते हैं और छोड़ते हैं। तो जब हम लोग उसको खींच के छोड़ते हैं तो उसमें जो इलास्टिक रहता है, जो हम वो रहता है, चमड़ा टाइप से रहता है ना, वो जब छूटता है तो क्या बोलते हैं, वो उस पे फोर्स लगाता है उस स्टोन पे, तो तभी वो आगे जाता है। तो हम लोग क्या किए, एक हाथ से इधर आगे आगे की ओर पुश किया और एक हाथ से पीछे, तो दोनों ही इक्वल और अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि फॉर एवरी एक्शन इज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस ऑलवेज एक्ट ऑन टू बॉडीज। एक्शन और रिएक्शन जो भी काम कर रहा है वो दो बॉडी पे काम कर रहा है। जैसे मैं अभी आप लोगों को क्या बताई, शिप और एक आदमी जो उतर रहा है, तो दो बॉडी हुए, एक शिप हुआ और एक क्या हुआ, एक आदमी हुआ। जैसे मैं एक ब्लू कार्ड वाला आप लोगों को उदाहरण बताई, जिसमें ब्लू कार्ड में बैल रहता है और बैल के पीछे क्या रहता है, एक ट्रॉली टाइप का रहता है जिसमें बैठते हैं। तो जो बैल है वो ट्रॉली पे फोर्स लगा रहा है और ट्रॉली भी फोर्स लगा रहा है, तो दो ऑब्जेक्ट हुए। यानी कि एक्शन और रिएक्शन जब भी होगा तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट यानी कि दो डिफरेंट बॉडीज होना जरूरी है, तभी वो थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम करेगा, है ना। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन का अगर आप लोग डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, ए एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन टू बॉडीज। यहां तक लिख सकते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसका हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन कैसे होगा। इफ बॉडी ए अप्लाइज फोर्स एफ, जैसे दो बॉडी बोला है, एक बॉडी हम लोग ले लिए ए और दूसरा बॉडी क्या ले लिए बी। तो जो ए बॉडी है उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है F1 का, ठीक है, और बॉडी बी में अप्लाई हो रहा है फोर्स F2 का। ठीक है, दोनों में ही अलग अलग फोर्स है क्योंकि दोनों अलग अलग बॉडी है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स जो हो रहा है अप्लाई F1 ए में और अप्लाई हो रहा है फोर्स F2 में, तो दोनों ही अपोजिट एंड इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो F2 इधर से क्या बोलते हैं, फोर्स नहीं लगा रहा है, इधर से लगा रहा है F1 और F2। तो इधर वाला फोर्स F1 इज इक्वल टू माइनस F2, क्योंकि ये अपोजिट फोर्स है, अपोजिट फोर्स है यानी कि प्लस का अपोजिट माइनस है, इसीलिए। तो माइनस जो नेगेटिव जो है, ये नेगेटिव मार्क जो है हमारा साइन, वो क्या शो करता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स F2। जैसे ही आप लोग माइनस देखोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अपोजिट फोर्स है ना, अपोजिट फोर्स आएगा और दो बॉडी है तो दो फोर्स लग रहा है F1 F2। तो आप लोगों को अगर सिर्फ F1 F2 लिख देता है, F1 इज इक्वल टू माइनस F2, तो आप लोग इसको देख के ही याद आ जाएगा कि ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन वाला फोर्स है, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन लगा रहा है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, और F1 और F2 दो फोर्स लग रहे हैं यानी कि दो डिफरेंट बॉडीज होगा, तो आप लोग को याद आ जाएगा, है ना। और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ F1, मतलब देखो यही चीज मैं बताई आप लोगों को, F1 जो फोर्स लगा रहा है और F2 जो फोर्स लगा रहा है, तो F2 जो फोर्स लगा रहा है वो F1 के अपोजिट डायरेक्शन में है, वही चीज यहाँ पास ब्रैकेट में है। ठीक है, अब देखो इफ, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ रिएक्शन इज ऑलवेज, एग्जाम्पल है ये, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्शन, जो रिएक्शन होता है वो हमेशा इक्वल होता है किसके, एक्शन के। रिएक्शन, जैसे आप लोग रिएक्ट करते हो तो कोई एक्ट करता होगा तभी आप लोग रिएक्ट करते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ये वैसे फिजिकल एग्जांपल नहीं है, जैसे आप लोगों के भाई बहन हो गए, आप लोग मार खाते होगे, लड़ते होगे, तो आपको अगर कोई मारा तो आप लोग उसको, आपको वो मारा तब आप लोग उसको रिएक्ट किए, तब आप लोग उसको मारे, है ना। तो उसी टाइप से मान के चलो, इफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एक्शन देन एक्सप्लेन हाउ ए ब्लू कार्ट पुल्स द कार्ट। अभी देखो ही ब्लू कार्ट वाले जो मैं आप लोगों को एग्जांपल दी, वही वाला एग्जांपल यहाँ पास भी है। तो बोल रहा है कि अगर रिएक्शन जो होता है वो एक्शन के ही इक्वल होता है तो एक्सप्लेन हाउ ब्लू कार्ट पुल्स ए कार्ट। तो ब्लू कार्ट जो है वो कार्ट को, यानी कि ट्रॉली जो रहता है उसको कैसे पुल करता है, खींचता कैसे है। अब वो तो अपोजिट फोर्स लगा रहा है, तो जो ट्रॉली है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, और जो बैल है, बुल है, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना, क्योंकि अपोजिट फोर्स लग रहा है, ये अपना फोर्स लगा रहा है, ये अपना फोर्स लगा रहा है। लेकिन यहाँ पास वो जो बुल रहता है वो कार्ट को कैसे खींच पाता है अपने साथ, तो उसको बताओ बोल रहा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे खींच पाता है। तो देखो कैसे फोर्स लगाता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होता है, इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तभी तो F1 इक्वल टू माइनस F2 की है। यानी कि जो बुल फोर्स लगा रहा है वो कार्ट में, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा है तो कार्ट अपोजिट डायरेक्शन में जाना चाहिए, क्यों नहीं जा रहा है, वो उसके साथ ही क्यों आ रहा है। इसलिए आ रहा है क्योंकि जो बुल है वो अपने फीट से, अपने पैर से किस पे फोर्स लगा रहा है, ग्राउंड में,
वो कार्ट पे फोर्स नहीं लगा रहा है, वो ग्राउंड में फोर्स लगा रहा है। तो ग्राउंड में फोर्स लगा रहा है तो वो ग्राउंड से अपना पैर एक कदम आगे रखता है, दूसरा कदम पीछे, ऐसे करके आगे बढ़ता है। तो वो जब ग्राउंड में बैकवर्ड फोर्स लगा रहा है तो जो ट्रॉली का जो टायर रहता है, ठीक है, जो उसका जो चक्का रहता है, वो क्या करता है, जब अर्थ जो है उस पे फोर्स लगा रहा है तो वो मूव करने लगेगा ऐसे। तो जो टायर है वो भी मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, समझ रहे हो। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब वो मूव करेगा तो ऑब्वियस ही बात है कि जो कार्ट है वो आगे बढ़ेगा। तो अगर उसी को हम लोग इंग्लिश में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। हम लोग को पता है कि एक्शन और रिएक्शन होता है जब वो इक्वल भी होता है और अपोजिट भी होता है, दोनों ही सेम फोर्स लगाते हैं, ठीक है। बट दे डोंट एक्ट ऑन सेम बॉडी, पर ये दोनों ही जो है सेम बॉडी पे काम नहीं करते हैं, अलग अलग बॉडी रहता है, 2 बॉडीज रहता है, ठीक है। द ब्लॉक पुशेस ग्राउंड बैकवर्ड। देखो ये ग्राउंड को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है बैकवर्ड, आगे बढ़ रहा है, तो ग्राउंड पीछे आ रहा है। हम लोग जैसे चलते हैं तो हम लोग ऐसा लगता है ना कि हम लोग जहां चल रहे हैं ग्राउंड पे, यानी कि जमीन पे जो फ्लोर हमारा है वो पीछे जा रहा है और हम लोग आगे जा रहे हैं, यानी कि हम लोग फोर्स लगा रहे हैं अर्थ पे, ग्राउंड पे, है ना। तो हम लोग जब आगे जाते हैं तो बैकवर्ड फोर्स लगता है, पीछे आते हैं तो फॉरवर्ड फोर्स लगता है। तो बैकवर्ड फोर्स लग रहा है, इस वजह से जो उसका टायर है वो मूव होने लगेगा, है ना। वो भी फोर्स लगा रहा है लेकिन उस समय वो इक्वल फोर्स लगा रहा है और दोनों ही बॉडीज अलग अलग है। तो हम लोग लिख सकते हैं थस अप्लाइंग ए फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन एंड हेंस गेट रिएक्शन। तब वो उसको रिएक्ट कर रहा है, वो एक्शन किया आगे बढ़ने का। तो जो कार्ट है वो क्या किया, रिएक्शन दिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने का, वो बैकवर्ड जा रहा था। जो बुल था वो कहाँ जा रहा था, बैकवर्ड जा रहा था, लेकिन उसको रिएक्ट किया कौन, कार्ट, और वो कहाँ बढ़ने लगा, फॉरवर्ड। तो यहाँ से प्रूव होता है ना कि जो हमारा अपोजिट जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, बॉडीज रहेगा, तो उसमें हम लोग जो भी फोर्स लगाते हैं वो अब रिएक्शन का एक्शन देता है, मतलब इक्वल फोर्स होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है, बिकॉज ऑफ 2 बॉडीज आर नॉट इक्वल। दिस हेल्प्स ब्लू कार्ट टू द पुल कार्ट। तो इसी वजह से जो ब्लू कार्ट होता है वो पुल हो पाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ रॉकेट इज बेस्ड ऑन विच कॉन्सेप्ट। रॉकेट जो होता है, रॉकेट सब लोग देखे होंगे, है ना, जो हम लोग स्पेस में छोड़ते हैं, तो वो रॉकेट किस कॉन्सेप्ट पे मूव होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों को बताना है। ये तो समझ में आ गया है कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ही कॉन्सेप्ट है, इसमें भी एक्शन और रिएक्शन होता है, रिएक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। आप लोगों में से कुछ लोग जानते होंगे कि जो रॉकेट रहता है उसके नीचे बहुत सारा वो लगे रहता है, फ्यूल, और वो फ्यूल क्या होता है, धीरे धीरे नीचे खुलते जाता है। जब हम लोग देखते हैं ना आसमान में कि रॉकेट उड़ रहा है तो पीछे पीछे धुआं धुआं निकलते जाता है, क्योंकि वो फ्यूल जो होता है वो क्या रहता है, लॉस होते जाता है। और जब भी रॉकेट ऊपर जाता है, रॉकेट जब ऊपर आता है तो नीचे जितना भी उसका, जैसे ये रॉकेट है मान लो, ठीक है, तो उसके नीचे जो फ्यूल लगे रहता है, मान लो ये फ्यूल है, तो ये हाफ हाफ करके पूरा फिल रहता है। तो जो फ्यूल है धीरे धीरे क्या होता है, नीचे गिरते जाता है ऐसे। तो ये जमीन पे जो हमारा ग्राउंड है उस पर फोर्स लगाता है, तो ये रॉकेट धीरे धीरे ऊपर, फिर एक गिरता है, फिर ऊपर, फिर गिरता है, फिर ऊपर। तो ऐसे क्या होता है, ये एक्शन करता है, ये रॉकेट रिएक्शन करता है। तो ये वाला मैं आप लोगों को आधा तो बता ही चुकी हूँ, लेकिन आप लोग अपना ये कॉन्सेप्ट को सोचिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको पूरा अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो वैसे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्शन और रिएक्शन हुआ रॉकेट में। अब देखते हैं, वाई डज ए फायरमैन फील प्रॉब्लम इन थ्रोइंग द वाटर विथ हाई स्पीड फ्रॉम ए रबर पाइप, एक्सप्लेन। बोल रहा है कि जो फायरमैन है उसको प्रॉब्लम फील होता है वाटर के अंदर, क्यों होता है ना, तो इसको एक्सप्लेन करना है। फ्रॉम रबर पाइप, जो पाइप होता है जब वो रबर का रहता है तब। व्हेन लगेज अमाउंट ऑफ वाटर थ्रो एट हाई स्पीड देन हाई एक्शन। अगर वाटर हाई स्पीड में आ रहा है, जैसे वाटर का जो क्वांटिटी है वो भी हाई है और उसमें हम लोग वाटर के अंदर कुछ भी अमाउंट को फेंकते हैं, कुछ भी चीज को, तो उसका एक्शन भी हाई होता है। वाटर का भी एक्शन क्या होता है, हाई होता है ना। इन रिस्पॉन्स टू दिस हाई रिएक्शन, और जो हम लोग जो रिएक्शन कर रहे हैं और वाटर का जो एक्शन है वो दोनों ही हाई में होता है, क्योंकि वाटर के अंदर हम लोग को कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है ना। फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द फायरमैन, तो जो फायरमैन का फोर्स है वो एक्सर्टेड हो जाता है, रुक जाता है ना। तो दिस केस द प्रॉब्लम फॉर हिम, तो ये फायरमैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थ्रोइंग द वाटर विथ हाई स्पीड फ्रॉम रबर पाइप, रबर पाइप को उसके अंदर फेंकने में उसको क्या होता है, फायरमैन को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, हमारा कौन सा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। अब हम लोग को देखना है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इसी के जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। तो
तो अब हम लोग का लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही कंप्लीट हो गया। इनर्सिया भी पढ़ लिए हम लोग, बैलेंस अनबैलेंस फोर्स भी पढ़ लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पढ़ लिए और कॉन्सेप्ट भी देख लिए। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग देखेंगे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर बार पूछता है एग्जाम में। मोमेंटम भी हम लोग देख चुके हैं, मोमेंटम को हम लोग पी से शो करते हैं और इसका डेफिनेशन होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो हम